मौजू बयान करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल है आज का मौजू आप लोगों को समझाना। बात कुछ ऐसी है कि अशारिये देखे जाएं, शुमारियात को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। सनतकारों से पूछा जाए, बड़ा क्रॉस सेक्शन ये कहता है कि तिजारती और सनती सरगर्मियाँ दोबारा से वापस ट्रैक पर आ रही हैं। आगे जाके कारोबार बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो सर्वेज हो रहे हैं वो मिक्स्ड हैं। कभी कभार हुकूमती ओहदेदारान से भी गलती हो जाती है। कबल अज़ वक्त कुछ बात उठाकर मार्केट में दे देते हैं, मीडिया वालों को दे देते हैं, फिर हम भी उसकी तशहीर कर देते हैं, फिर बाद में उसकी जो है वो तस्हीह करते हैं कि नहीं नहीं ये जल्दबाजी में हो गया, हुआ है, ये हुआ है, अभी हुआ है। कि जहाँ कुछ शुमारियात दे दिए गए, कुछ अशारियों के बारे में बताया गया बैनुल अक़वामी सर्वेस के मुतालिक, और मीडिया से फिर तकाजा तो नहीं कहूँगा लफ्ज़ इस्तेमाल, लेकिन मीडिया से एक्सपेक्टेशन की गई कि मीडिया उसकी बड़ी पॉम्प एंड शो के साथ पेश करेगा, फिर बाद में उसकी तस्हीह करनी पड़ी कि ये फिगर्स नंबर्स जो हमने दिए थे शायद उजलत में दे दिए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि ताजिर सनतकारों का भी कुछ समझ नहीं आती। कभी कुछ जो हैं वो कहना तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं जब उनके इनफरादी मुफादात जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो फिर हुकूमत की वाह 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 वाह, कमाल कर दिया साहब, कमाल कर दिया, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। और ज़रा सा मुफादात को ठेस पहुँची तो इसके माने ये हैं कि जी मौजूदा हुकूमत ने कारोबार तबाह करके रख दिया। तो हकीकी तस्वीर हमारे सामने नहीं। हाँ, गरीब आदमी से और आम आदमी से पूछता हूँ तो वो कहता है कि मेरे हालात बेहतर नहीं हुए, और उसकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ पहुँचनी चाहिए। इलेक्शन से पहले वो लोग, नाम नहीं लूँगा, वो लोग खुद ही सर्वे करा लेते हैं, देख लेते हैं कि किसके तिलों में कितना तेल है, फिर उसके बाद इलेक्शन के नताइज आ जाते हैं आपके सामने। नहीं बता, मैंने इशारा किया है, वो लोग खुद ही सर्वे कर लेते हैं। इलेक्शन बाद में होता है, वो लोग खुद ही सर्वे करके फिर बता देते हैं कि साहब अभी कैफियत और हालात ऐसे हैं, अगर फ़लाँ सियासी जमात हुकूमत में ना भी रहे तो भी मामला चल जाएगा। बड़ी गहरी बात की है मैंने। वो लोग बग़ैर सर्वे के काम नहीं करते। जो भी लोग हमारे मुल्क के अंदर काम करते हैं, अवाम की नब्ज़ पे वो हाथ रखते हैं, चेक करते हैं, हाँ भाई इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, पता करते हैं, हसास होते हैं ना वो लोग। बस अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना फिर सब पता लग जाएगा। पता लेकिन वो रखते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। भाई ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान इतने संगीन दौर से गुज़र रहा है, मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ऐसे ही तो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल रहा। बेशक ये दुनियावी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की वजह से ही ये चल रहा है सिस्टम। बड़े लोग मुसलमान हो जाएंगे जब उनको हमारे मुल्क का निज़ाम समझ में आएगा, वो कहेंगे वाकई में ये सिर्फ मेरे रब के करम से ही चल रहा है। लेकिन दुनियावी तौर पर वो लोग, जो वो लोग होते हैं, वो लोग अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखे हुए, महंगाई को देख रहे हैं, वो लोग, उनको ख़ुद भी असर हो रहा है इस चीज़ का। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब शमीम फिरपो साहब, साबिक सदर के मारूफ ताजिर सनतकार। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल अब मेरे तज्ज़िये या मेरे जायज़े में ही सवाल था, मैं चाहूँगा आप ख़ुद ब खुद उसके ऊपर अगर कुछ अल्फाज कह दें तो बेहतर रहेगा। जी अली नासिर साहब, मैं कुछ बातों से तो आपके इख्तिलाफ़ करूँगा और कुछ बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप माशाल्लाह मुस्कुराहटों के साथ, हंसी हंसी में आप बहुत सी बातें कह जाते हैं जो कुछ तो बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा सा इख्तलाफ भी होता है। कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ताजिर हजरात जो हैं वो जब कभी उनके मतलब की बात हो जाती है तो वो फिर उसके अंदर तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले सच्ची बात यह, मैं कम अज़ कम अपने बारे में ये बात कह सकता हूँ कि मुल्क के मफाद में जो चीज़ बेहतर होती है उसके ऊपर हम ज़रूर तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर मुल्क या अवाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर हम तनकीद भी खुल के करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि भाई तिजारती सरगर्मियां आजकल बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह का करम कि पाकिस्तान में उसके असरात उस तरह नमूदार नहीं हुए जिस तरह यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में या हमारे पड़ोसी ममालिक में हुए। ख़ास तौर से भारत में देखें, हाल बहुत ख़राब है। ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में उस किस्म के हालात नहीं हुए, और कुछ लोगों के लिए तो ख़ास तौर से ऐसा लगता है कि जैसे कोविड जो है वो रहमत खुदाबंदी बन के आया।
और उसके अंदर वाकई उन लोगों ने उसमें नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। महंगाई एक अफरियत है, यानी क्या कहते हैं, जो चल रही है। इसके अंदर तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत वक्त को नहीं दे सकते। इसके अंदर ताजिर बरादरी भी, यानी क्या कहते हैं, इसके मुलविस है कि जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो वो बजाय इसके कि अपने ज़ख़ीरों को उसी अंदाज में यानी ख़र्च करें जिस तरह से पहले के उसमें चल रहा था, लेकिन वो उसके अंदर इजाफे करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि आर्टिफिशियल उसकी यानी शॉर्टेज कर दें, या जनाब वाली क्या कहते हैं, ये देखते हुए कि डिमांड बढ़ रही है तो इसको रोक लें, वो गलत है। और गलत बहरहाल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो मौका देख के कोई बात करे। जैसे पिछले दिनों हुआ, हमारे यहाँ इस वक्त एक्सपोर्ट में बहुत ऑर्डर आए हुए हैं, यानी अगले विंटर तक के ऑर्डर, इस वक्त 10 महीने के ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं। और हर एक्सपोर्टर जो है वो उसकी एक्सपेंशन पे लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशीनरी ख़रीदने वाला मुल्क बन गया है, यानी नंबर 1 पे है इस वक्त जो मशीनें ख़रीदारी की गई है और मशीनें आ रही हैं। क्या वजह है कि एक्सपोर्ट, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट जो है बहुत बढ़ गई। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि हुकूमत के 3 वज़ीर जैसे ही टेक ऑफ होता है और ऑर्डर आपके पास आते हैं, हुकूमत के 3 अहम वजीर आन के टीवी के ऊपर बैठते हैं और बेसोच से समझिए ये बात कह देते हैं कि जी हम कैप्टिव पावर को 1 तारीख से बंद कर देंगे। अरे भाई, अगर आप गैस बंद कर देंगे तो लोग ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे? नतीजा उसका ये हुआ कि ये खबर खाली कोई पाकिस्तान में नहीं घूमी, बल्कि ये जब बैरून ममालिक उनका यानी लोगों तक पहुंची जिनके ऑर्डर हमारे पास आए हुए थे, तो उन्होंने हमको फौरी तौर से ईमेल करना शुरू कर दिया कि भाई आपकी तो गैस बंद हो रही है, तो हमारे ऑर्डर आप कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इसका मतलब है कि हम अपने ऑर्डर जो हैं वो शिफ्ट कर दें दूसरे मुल्कों में। तो खुदा खुदा करके अब तो टेक ऑफ, तो इनको ये नहीं अंदाज कि पहले आप उसमें बैठ के स्टेक होल्डर्स से बात करें, उनका कोई इजलास बुलाएं, उनसे कहें हमें ये परेशानी आ रही है, इसका हल दो हमें, आपस में बात करके उसको वहीं के वहीं मामले को रिजॉल्व करें। नहीं, किसी को भी नहीं बुलाया स्टेक होल्डर्स को, अचानक ही एक फैसला कर दिया गया जिसके बिना पर यह सिचुएशन आई कि फौरी तौर से चैम्बर ऑफ फेडरेशन ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर मुतालबा किया कि भाई ये चीज़ नामुमकिन है। उनको सुझाया गया कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के अभी इतने कैपेसिटी नहीं है, तो वो कैसे इसके ऊपर चलेंगे, तो कैसे ये मामला होगा। तो उसके बाद फिर आपने बुला के उसे दिसंबर तक बढ़ा दिया। खुदा का खौफ करें भाई, ये पहले बुला लेते। आपने ये खबर दे के लोगों को बिला वजह बेचैन कर दिया। जहां एक टेक ऑफ की थी वो आपने उसके अंदर रुकावट पैदा कर दी। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए हुकूमत वक्त को भी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे चैनल से पहले बात हो रही थी जनाब शमीम फिरपोश साहब से, और गुफ्तगू यही हो रही थी कि जनाब वाला ये जो गैस की बंदिश है, बंदिश कह लीजिए, या जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं उनको जो बंद करने के मुतालिक बात की गई या बयान दिया गया, उससे नुकसान हुआ है ताजिर सनतकारों को, और बिलखुसूस बाहर के जो ऑर्डर्स थे उन पे फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, ये तो एक नुक्ता हो गया। दूसरी जानिब भी आपको लेकर आता हूँ इस पे, तो मेरे ख्याल आपने काफ़ी मुफस्सिल बात की। बात ये कि अब आपने मुझे बताना है कि सनती इलाके जो हैं यहाँ पर क्या करेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मीट कर सकें, और इस सिलसिले में क्या नए सनती इलाके बनाने की ज़रूरत है या मौजूदा सनती इलाकों की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है? जी कि इस वक्त हमारे यहाँ 7 जोन हैं जी, ये सनती जोन जो है वो 7 हैं, और 7 में सबसे बुरा हाल जो है वो सबसे बड़ा सनती इदारा जो है ये साइट का, ये उसका है। इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर गाड़ी तो दरकिनार जीप नहीं गुजर सकती वहाँ से, 4 व्हीलर, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हादसात भी बहुत हो रहे हैं। और ख़ास तौर से कंटेनर वगैरह, कई कंटेनर लुढ़क गए हैं, यानी जब उसके अंदर इतने हिचकोले होते हैं कि वो कंटेनर यानी क्या कहते हैं पलट गए, ट्रक पलट गए, टैंकर आते हैं टैंकर पलट गए। तो इसमें यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ की।
अब खुदा खुदा करके 2 सड़कें कुछ बननी शुरू हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम गलियां और अगले में बाकी मेन रोड बुरा हाल है। इसी तरह से कोरंगी का है, कोरंगी की 2-3 सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद फिर बाकी का, या बिन कासिम का, हमारा जो पोर्ट बिन कासिम जो है वहाँ पे जो सनती इलाका है, तो वहाँ भी यानी क्या कहते हैं हालात ख़राब है। फिर वो उसके बाद निकाटी और ये छोटे इलाके हैं, लेकिन बहरहाल हालात सब जगह करीबन करीबन एक जैसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाल ख़राब है वो साइट एरिया का है। और इसके लिए बाकायदा वज़ीर आला साहब से यानी क्या कहते हैं बात हुई है, अभी उन्होंने यानी क्या कहते हैं फिर फंड की कोई बात की है, तो अल्लाह अल्लाह करे कि भाई यानी क्या कहते हैं जो बात तय करें उसके ऊपर फिर वो कायम भी रहें और उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। वादे बड़े अच्छे अच्छे कर लेते हैं। अभी हमारे पास चैम्बर में सलीम मांडविया साहब आए थे जी। और सलीम मांडविया साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीपल्स पार्टी के ही यानी सरगर्म लीडर हैं वो, तो उनको हमने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखाई, उनको सरमायाकारी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। जी हाँ, और इस वक्त भी डिप्टी चेयरमैन है वो, यानी क्या साबिक वफाकी वजीर बराए खजाना भी रहे। जी हाँ रह चुके हैं। जी जी। तो अच्छा, उन्होंने वैसे बाकी माजी में अगर हमने उनसे कभी कोई चीज़ कही तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कराया, उसके ऊपर यानी क्या कहते हैं दिलचस्पी भी ली और वो काम हुए। लेकिन इस मरतबा हमने अभी उनको बुला के वो बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और उनको दावत दी कि आप अभी चलें यहाँ से, अगर आपके पास वक्त है तो हम आपको लेके चलते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप ज़रा खाली सड़कों का हाल देख लें। बहरहाल उन्होंने वादा किया है कि भाई यानी क्या कहते हैं मैं वहाँ पे से न कचरा उठता है ना सड़कें बनती हैं, बहुत बुरा हाल है। रक्षा, टैक्सी, मोटरसाइकिल कुछ नहीं जा सकती वहाँ पर। जो हाल है आपको मैं बता नहीं सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आप माशाल्लाह चैनल है आपके पास, दिखा रहे हैं, बाकायदा मनाजिर भी दिखा रहे हैं, ये तो देखें। इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ पर। तो ये है कि इसके ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला इलाका है, और पाकिस्तान में तो अब यानी बाहर के फॉरेनर आते नहीं हैं, उनको हम वहाँ लेके जाते नहीं हैं। कैसे जाएं? अगर जाएंगे तो जो ऑर्डर है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि इस एनवायरनमेंट में आप कैसे काम कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर हुकूमत वक्त को ख़ास तौर से चाहिए। अब ये लड़ाई है प्रोविंशियल की और फेडरल की, कि वो ऐलान कर देते हैं 1100 अरब, लेकिन उसके बाद फिर उस पर से कुछ लगता नहीं है, वो कहते हैं जी इन पे डाल देते हैं। नहीं, वो आधा ये उसको ना, इन्होंने भी कुछ लगाने हैं, कुछ उन्होंने देने सर, मगर वो तो उसके अंदर आगे तो बढ़े, आगे ही नहीं बढ़ते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से सफ़र जो है वो आवाम करती है, सफ़र जो है वो यानी अवाम नास को। अच्छा शमी फिरपोश साहब, एक बात करता हूँ, वैसे तो इसका शायद कोई मजहबी भी कोई ताल्लुक़ हो, रिवायत हो इस सिलसिले में, तब मैं आपको तारीख़ी रिवायत बता देता हूँ। वो ये कि शहरों को कभी एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके मुतालिक ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है मजहबी रिवायात भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको तारीख़ी रिवायात की बुनियाद पर बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके बारे में बात की जा सकती है। शहर कराची बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, शहर लाहौर का भी यही हाल है, शहर फैसलाबाद का भी यही हाल है। अब वक्त आ चुका है कि जैसे अंग्रेज़ों ने इसी तर्ज़ के ऊपर नए सनती तिजारती शहर बनाए, और जैसे आपके साथ ब्रेक में बात हो रही थी कि इस तक के मुग़ल दौर के अंदर भी एक विज़न थी, एक व्यू था, एक बसीरत थी कि ताजरों सनतकारों को लाकर मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद किया जाए ताकि तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ मिले। इस सिलसिले में आपके ख़्याल से कुछ नए शहर नहीं बनने चाहिए? गवादर से बड़ी तवक्कुआत थी, कुछ नहीं हुआ। जुल्फ़िकाराबाद से बड़ी तवक्कुआत थी, कुछ नहीं हुआ। केटी बंदर तारीख़ी मतलब मैं कहूँगा कि शहर है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, शहर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और शहरों को यानी एक हद के अंदर रहना चाहिए। और जिस तरह से माइग्रेशन होती है ख़ास तौर से बड़े शहरों की तरफ, ख़ास तौर से पोर्ट सिटी की तरफ, उसकी वजह से कराची का तो ख़ास तौर से हुलिया बिगड़ के रह गया, बिल्कुल, यानी इंसानों का जंगल बन गया अब ये। कि मैं समझता हूँ कि खाली कराची जो है यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के बराबर, बल्कि उससे भी बड़ा है, कई मुल्कों से बड़ा है। तो कहने का मकसद ये है, इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि हमारे यहाँ काम करने वाले काम करते नहीं हैं, बल्दियात को काम करने नहीं दिया जाता, एक एक करके सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली। बड़ा अच्छा निज़ाम लेकर आए थे मुशर्रफ साहब, यानी क्या कहते हैं यहाँ पर, और काम हुआ था, कराची में भी हुआ था, हैदराबाद में भी हुआ था, लाहौर में अपनी जगह पर हुआ। लेकिन आप जहाँ तक बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, देखिए असल बात है मैनेजमेंट और विल की ज़रूरत है। अगर आपके पास विल है तो काम होगा। लाहौर में भी तो है ना, लाहौर में आज भी मैं अभी होकर आया हूँ, हर जब भी जाओ वहाँ बड़ी तब्दीली नज़र आती है, उसको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त करना ही ना चाहे,
सिंध गवर्नमेंट ने नहीं, कुछ पुराने deliver नहीं किया। पुराने शहर का हाल थोड़ा खराब है, ताहम जो 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 नहीं, शहर पुराने शहर में भी इतना बुरा हाल नहीं जितना यहाँ के पुराने शहर का हाल खराब है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो बहुत घूमा वहाँ पर, सब चीज़ देखी है मैंने, क्योंकि मेरा एक घर वहाँ भी है और मैं वहाँ पर भी अक्सर और बेहतर जाके रहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। यानी आप ये देखिए कि जो शहर कमा के देता है वहाँ के बारे में कुछ ख्याल नहीं। आज तक वो ग्रीन बस अभी तक नहीं चल पाई, अभी तक, यानी क्या कहते हैं वो, और ट्रेन की तो बात छोड़ दें, अभी तो ग्रीन बस ही नहीं चल पाई यहाँ पर। जी जी। तो कहने का मकसद है कि आपने प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। जब प्रायोरिटीज आप सेट नहीं करेंगे और शहर को कुछ नहीं देना चाहेंगे तो उसका हाल यही होगा। एक कूड़ा नहीं उठता, नाले साफ नहीं होते, इसी के ऊपर लड़ाई होती रहती है, किसकी हुदूद है, किसका हक है, इसके अंदर आवाम सफ़र करती है और हुकूमतें एक छोटी सी ब्रेक लूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिर गुफ्तगू घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब तक तरक्याती काम नहीं होगा तो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। वो सनअत व तिजारत का शोबा हो या अवामी मसाइल हों, सब के लिए ये ज़रूरी है कि तरक्याती जो बजट है उसमें से अखराजात किए जाएँ। पहले इन्होंने बहुत सारे जो हमारे यहाँ तज्ज़ियाकार होते थे PSDP के मुतल्लिक बात करते थे, आपको भी शायद याद हो। अच्छा, मैं तब भी जानता था ये PSDP ऐसे ही कुछ ऐसे ही ये शेयर मार्केट वालों ने निकाली हुई बात है, इसका कोई ताल्लुक़ किसी चीज़ से नहीं होता। लेकिन लोग चूँकि एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में जज्बाती होते हैं तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे कि ये आदमी अजीब किस्म की गुफ्तगू करता है। कहाँ है PSDP? दिल से मुझे बताओ। जी जी अंकल, आप तो ख़ास तौर पे बहुत शोर मचाते थे कि PSDP जो आएगा तो PSDP में ऐसा होगा तो वैसा होगा। आप घर पे बैठे अभी शो देख रहे हैं, अभी आपको एहसास हुआ अपनी गलती का? नहीं हुआ? चलिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर शमीम फिरपोश साहब ने मुशर्रफ साहब का जिक्र कर दिया। वो मुशर्रफ साहब देख रहे होंगे, वो बेवजह खुश हो गए होंगे। चलो मुशर्रफ साहब, ये तो मानो क्या और कोई आपकी बात करे ना करे, रुपया पैसा पे आपकी बात हो ही जाती है। शमीम फिरपोश साहब, आगे चलते हैं। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल मुशर्रफ साहब आजकल फारिग बहुत रहते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, गोल्फ वॉल्फ खेलते हैं, तो बात यह है कि वो शो भी देखते रहते हैं। लेकिन अब वो चैप्टर तो क्लोज़ हुआ, अब ये सियासतदानों का चैप्टर है, जमहूरियत का चैप्टर है। आपने तरक्याती कामों की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ गैस पर भी आज बात हो गई। तवानाई का शोबा इससे कहीं ज़्यादा वास्ट है। ब्रेक के दौरान भी आपने जिक्र किया था कि तवानाई के शोबे को एक कंपनी या किसी एक जिसे फर्म तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सारे खिलाड़ियों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो काम करें। ये कराची शहर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में। तो आपके ख्याल से अगर इसको डीरेगुलेट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, क्या क्या फ़वाइद होंगे पूरे पाकिस्तान? मैं तो समझता हूँ कि भाई के इलेक्ट्रिक को आपने मोनोपलाइज किया हुआ है जी। मैं ये समझता हूँ कि शहर बहुत बड़ा है, कम से कम इसको 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होने चाहिए, 4 डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ कराची शहर की बात है ना, पूरे पाकिस्तान में आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है उसके मुतालिक नहीं, वहाँ पे तो बहुत सी जगहों पे वापडा खुद है। हाँ, वो तो देखिए वापडा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर कराची शहर में खाली आपने उसको प्राइवेटाइज किया, और प्राइवेटाइज जिस अंदाज में पिछली हुकूमतों में कर लिया, उसका भुगतान सब हम भुगत रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको आपने न सिर्फ प्राइवेटाइज किया बल्कि उनको बेमुहार हाथी की तरह छोड़ दिया कि वो जो चाहे करते फिरे, और उसके अंदर उनकी आवाम की दादरसी कोई सुनने वाला। लेकिन यूनिट का निर्ख तो आसपास वही है जो बाकियों का है। मतलब जो हालात हैं बिजली के, उसमें तो पूरे पाकिस्तान का ही लेना पड़ेगा सर। देखिए, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो इन्होंने IPP से पहले इन लोगों ने कुछ ऐसे मुआहदे कर लिए थे जिसको अब ये दुरुस्त कर रहे हैं, और इन्होंने कर लिए हैं कई लोगों से, यानी क्या कहते हैं, इन्होंने राब्ता करके दुरुस्त कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट भी बंद करवा दिए, उससे भी आप बिजली खरीदेंगे, उनसे मजबूर हो जाएंगे। बंद कर दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले सिस्टम बनाएं। आपके पास ग्रिड में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसको वो लेके सारी और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वो कह रहे हैं एक जगह फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो पूरे पाकिस्तान, कम या ज्यादा हो गई, पूरे पाकिस्तान की बिजली चलेगी। याद आया आपको ये? जी जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, अपनी मुश्किलात आप बयान करें, वो अपनी मुश्किलात बयान करेंगे, और उसके बाद फिर एक जगह बैठ के फिर हल निकालें उसका। चलें, एक मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा शमीम साहब, आप आए
मुश्किल सवाल पूछूंगा लेकिन जी जी। सीपैक मंसूबे के ऊपर मेरी आपकी मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, जी। मानना पड़ेगा आप। जी जी और पिछले मेरे ख्याल 1 दिहाई से तो आपके साथ इस मौजू पर बात हो रही, कभी कहीं कभी कहीं। जी। सीपैक के ऊपर कितनी पेशरफ्त हुई है और बराह रास्त सीपैक से कितनी सरमायाकारी और बराह रास्त सीपैक से कितनी मुलाजमतें क्रिएट हुई हैं, मैं ये जानना चाहता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी मख्फी हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है, बराबर होता नज़र आ रहा है, यानी क्या कहते हैं ऐसी बात नहीं है, इसी पैक पे काम हो रहा है। और मैं गवादर भी गया था, मैं खुद देख कर आया हूँ वहाँ पर। बिल्कुल हाँ, कि खासा यानी क्या कहते हैं वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन अभी उसकी तशहीर नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि तशहीर वक्त से पहले करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को तवक्कात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद फिर उसका कुछ परसेंटेज अगर कम हो तो लोग मायूस भी उसी तरह होते हैं। सर मैंने बचपन में सुना था, किसी ने मुझे कहा एक दफ़ा कि जी वो तकदीर बदल देने, तो नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, तकदीर तो सिर्फ वही चीज़, मतलब तकदीर तो सिर्फ मेरे रब की ज़ात बदल सकती है। नहीं, मैं तो ये तकदीर बदल देने वाला मंसूबा, ये मुझे समझ में नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, हम मुसलमान मुल्क हैं, आप हमेशा काफ़ी दफ़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो तकदीर दुनियावी चीज़ें कैसे बदल सकती हैं? ये तो सिर्फ मेरा रब बदल सकता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जो दुआ करते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो अपनी तकदीर ही बदलने के लिए करते हैं कि कोई भी चीज़, हर मुश्किल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बचाए। अगर बिलफर्ज माल तकदीर में लिख दिया गया कि नहीं मुश्किल आनी है, तो भाई फिर दुआ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ के लिए कहते हैं कि दुआ करो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। तो हम तो कह रहे हैं सीपैक हमारी तकदीर बदल देगा, नाउज़ुबिल्लाह। सीपैक तकदीर कैसे, या मुल्क बचेगा तब जब सीपैक बनेगा, यानी मतलब किसी और चीज से हम लाजिम मलजूम का सिलसिला, माजरत बुरा ना मानने। नहीं, बुरा नहीं मानने की बात है, इस पे समझने और समझाने की बात है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जरिया बनता है। कोई भी मंसूबा अगर आप बनाते हैं, चाहे अपनी दुकान के लिए बनाएं, अपनी फैक्ट्री के लिए बनाएं या अपने घर के लिए बनाएं, मंसूबा तो बनता है ना। और उसके बाद फिर उसको यही होता है कि भाई ये मंसूबा पूरा हो जाएगा तो अच्छाई के लिए बनता है। मिसाल के तौर पर मैं एक माल इंपोर्ट करता हूं बाहर से, तो नफ़े के लिए करता हूं, लेकिन अगर इत्तेफाक से उसके अंदर हमें नुकसान हो जाए तो उसमें तकदीर का तो कोई रोना नहीं है। ये तो नफा नुकसान चलता है, साथ साथ चलता है। नहीं, मैं मंतक की बुनियाद, मैं चाह रहा हूं कि आप सफाई, और मैं आपकी बात में बड़ा गहरा सबक भी है और बड़ा वजन भी है। यहां पर एक चीज आपसे और पूछनी है मैं, क्योंकि आपके साथ मंतकी सवाल करने का मजा आता है, आप जवाब भी बड़े धुआंधार देते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हमारा सीपैक मंसूबे का ज्यादा हामी होने की वजह यह है कि इंडिया उसके खिलाफ है। तो यानी दुश्मन को जो बात पसंद ना हो हम वो अपना लें। मैं एक बात कर रहा हूं, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, यानी हम सिर्फ मुस्तकिल यही कह रहे हैं कि हम सीपैक का मंसूबा इसलिए करेंगे क्योंकि इंडिया को नापसंद है। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया जी, मुझे ये समझा दें, मुझे ये बता दें कि इंडिया को नापसंद क्यों है। इंडिया को नापसंद इसलिए क्योंकि चीन को वो नहीं चाहते कि चीन इस खित्ते में आए, चीन उन पे गालिब हो जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान का कोई मुफाद इसमें शामिल नहीं है। नहीं है, उनको ये कि चीन कहीं उन पर मुसल्लत ना हो जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें लड्डू फूटेगा भोरा झड़ेगा, सब अपने अपने हिस्से का हिसाब लेंगे। मैं आपको बता दूं, चीन के अपने मफाद आते हैं, पाकिस्तान के अपने मफाद आते हैं, और पाकिस्तान के लिए बहरहाल ज़रूरी है और बहुत बेहतर है। ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी तो पाकिस्तानियों को मिलेंगी, कोई चाइनीज़ नहीं आएंगे उसके अंदर। अगर ऊपर के लेवल पे आए भी तो नीचे की निचली लेबर जो है वो पाकिस्तान से ली जाएगी। उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीन में नहीं बन रहा, वो पाकिस्तान में बन रहा है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं और वो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लग रही है। मैं आपको बता दूं, नहीं तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या एक मुहिब्बे वतन, मैं वैसे कहता हूँ, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते क्या मुझे ये हक हासिल है, मतलब एज ए शहरी ये हक हासिल है एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते कि मैं सीपैक मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल कर सकूँ, उसके लाहे अमल को जान सकूं, उस पर पेशरफ जो हो रही है उसकी रफ्तार को जांच सकूं, यह हक मुझे हासिल है एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है, हक हर पाकिस्तानी को हासिल है कि वो उसके बारे में देखे और सोचे। लेकिन दरअसल हमारे यहाँ अक्सरियत जो है वो इस तरफ सोचती नहीं है, इसको देखती नहीं है, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट उड़ गया है और वो समझते हैं कि भाई यानी जो बातें कही जा रही हैं ये पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। अब सबसे पहले असल में उस चीज़ को कायम करना, उस एतमाद को कायम करने वाली बात है कि आप पहले लोगों पर वो एतमाद लेकर आएँ और उनको ये बावर कराएं कि जो हम कह रहे हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ होगा, वक्त पे होगा और वक्त से पहले होगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं असल में काउंटर आर्गूमेंट इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि एम ये होता है कि कम से कम एक चीज़ पर डिस्कशन हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और यहाँ पे शमी फिरपोश साहब, शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम आपने गुफ्तगू की भी। ब्रेक के बाद वापस आके नाजरीन
कंक्लूड करते हैं, सम अप करते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, आज मेरे ख्याल काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। बहुत सारे मौज़ूआत को हमने एक साथ कवर किया और टाई किया मुल्क की मुआशी तरक्की के साथ। ये हुकूमत को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मुआशी तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए संजीदा होना भी बहुत ज़रूरी है और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। तमाम स्ट्रेटजीज़ जो बनाई जाएँ वो एक, जिसे आप कहते हैं कि बसीरत और साथ साथ तासीर के साथ बनाएँ, ताकि एक विजन भी आए और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। तासीर से मेरे माने ये हैं कि आप फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी कर सको। कह देना एक बात काफ़ी नहीं, उसको जो है वो आपने आगे लेकर भी चलना है। मुझे यकीन है और मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत पे भी भरोसा है कि वो ज़रूर इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको करके रहेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, इसी तरह वो पाकिस्तान की मईशत को भी आगे लेकर चलेंगे। बस थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीम तरतीब देते हैं वो, और फिर मैच कैसे खेलते हैं, और फिर जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इन तमाम चीज़ों का दारो मदार मेरे रब के हुक्म से है। यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।